हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गौरव सर की क्लास में। दोस्तों, आज इस टॉपिक में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश की जनगणना। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी कि हम आज बात करेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश की जनगणना, या फिर हम इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं यहाँ पर सेंसस। ठीक है, सो ये शुरुआत करते हैं यहाँ पर। दोस्तों, एक चीज और, आप अगर आपकी एमपी पुलिस हो गया, आपकी एमपी एसआई होगी, या फिर व्यापम से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो आप हमारे ऐप उन्नति आईएएस एकेडमी पर जाइए और इसको अभी आप डाउनलोड कीजिए। बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि यहाँ पर हमने जो है आपकी प्रैक्टिस लेवल से रिलेटेड क्विज हमने यहाँ पर कई सारे मेंशन किए हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। आप वीडियो देखिए, वीडियो के बाद यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर आप प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्विज देख सकते हो। ठीक है, सो ये काफी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। सो आप आज ही जाके उन्नति आईएएस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ऐप में कई सारी चीज जो है वो आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर कि जो जनगणना है आखिर वो होती क्या है। ठीक है, और ये क्यों जरूरी है, इतना हम पैसा खर्च करते हैं कि भारत में जो काउंटिंग होती है सो वो हम समझते हैं। देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर जनगणना की, ठीक है, सो कोई भी देश में कितने लोग रहते हैं, किस क्षेत्र में, किस भूभाग में किस प्रकार के लोग निवास कर रहे हैं, उनकी आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है, इस सबको समझने के लिए हमको जनगणना की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर भारत सरकार कोई भी अगर पॉलिसी और प्रोग्राम बनाती है तो उसे समझ में तो आना चाहिए कि साहब इस पर्टिकुलर क्षेत्र में इतने लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे निवास कर रहे हैं। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जनगणना इसलिए की जा रही है क्योंकि हम किसी भी देश के विकास के लिए योजना बना सकें और उस क्षेत्र से संबंधित उस चीज का हम क्या कर सकें, यहाँ पर विकास कर सकें। ठीक है, और सही मायने में जनगणना जो जरूरी है हमको, वो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता को बनाने के लिए भी आवश्यक है। क्लियर? अब देखो, ये जो जनगणना आज की हम वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक होगा आपके यहाँ पर क्या, 2011 से जुड़ी हुई जनगणना। ठीक है, जनगणना जो है प्रत्येक 10 साल में भारत देश में आयोजित की जाती है। सो अब 2020 चल रहा है आपका। सो यहाँ पर नेक्स्ट ईयर यानी कि 2021 में आपकी नए सिरे से यहाँ पर जनगणना होगी, जिसका नया डाटा आपको पढ़ना होगा। लेकिन अभी 2020 ऑलमोस्ट खत्म होने को ही है, और 2021 तक आपको 2011 की जनगणना के अंतर्गत ही आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्लियर? चलो, अब बात करते हैं हमारे एग्जाम से रिलेटेड क्विज के बारे में, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर? सो यहाँ पर सबसे पहले हम देखें यहाँ पर कि जनगणना, ठीक है, इसको क्या मध्य प्रदेश की सरकार कराएगी या फिर भारत सरकार कराएगी, ये समझना जरूरी है यहाँ पर। क्योंकि जनगणना जो है वो क्या है, यहाँ पर संघ सूची का विषय है। क्या है यहाँ पर जनगणना? आपके संघ सूची का विषय है। हमारे देश के संविधान में हम देखें यहाँ पर तो सातवीं अनुसूची में यहाँ पे इसका प्रावधान किया गया है कि आपकी 3 प्रकार की सूचियां होती है। एक होती है आपकी संघ सूची, और एक होती है आपकी यहाँ पर कौन सी, राज्य सूची। कौन सी हमारी यहाँ पर, एक है आपकी यहाँ पर संघ सूची, और एक जो है वो क्या है आपकी यहाँ पर राज्य सूची। और इसके अलावा जो एक होती है आपकी, वो कौन सी होती है आपकी यहाँ पर समवर्ती सूची, जिसके अंतर्गत जो कार्य है वो राज्य सरकार भी कर सकती है और आपकी यहाँ पर संघ यानी कि आपकी केंद्र सरकार भी कर सकती है। क्लियर? सो जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है, यानी कि इसको किसी राज्य की सरकार के द्वारा ना कराते हुए यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा इसको कराया जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश की जो सरकार है यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार है, कोई भी राज्य आप ले लो यहाँ पर, तो वो नहीं कराएगी। सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के द्वारा ये प्रत्येक 10 वर्ष में आपकी क्या होगी, संचालित होगी। क्लियर? अब संविधान में क्या इसके बारे में कोई चर्चा की गई है? सो आपको याद रखना है यहाँ पर कि संविधान के अनुच्छेद 246 में इसके बारे में बताया गया है, जनगणना के बारे में। ठीक है, और इसको हम जो लोग जो है वो पॉलिटी की क्लास में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तब इसको अच्छी तरह से यहाँ पर देखेंगे। ठीक है,
अब बात करते हैं यहाँ पर कि भारत में सबसे पहले जो जनगणना है वो कब हुई। ठीक है, सोचो अंग्रेज जब आए, ठीक है, जब वो शासन करना स्टार्ट किए तब से उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दी, यहाँ पर जनगणना स्टार्ट कर दी। तो आप समझ सकते हो कि कितना महत्वपूर्ण है किसी देश के लिए जनगणना का होना। बात कर रहे हैं यहाँ पर कि भारत में सबसे पहले क्या, भारत में सबसे पहले जो जनगणना हुई है वो ब्रिटिश शासन में हुई है। और आपको याद जो डेट रखनी है वो है 1872 में हुई है। कब यहाँ पर आपके 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना हुई है। क्लियर। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं कि साहब भारत में पहली जो जनगणना है वो कब हुई है। तो लाला आपको याद रखना है यहाँ पर कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में पहली जनगणना हुई है। ठीक है, अब भाई साहब का क्या था, ये सिस्टम इनने स्टार्ट तो की बट ये जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं थी। बात कर रहे हैं यहाँ पर कि 1881 के बाद क्या, लॉर्ड रिपन 1881 के बाद लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान भारत में यहाँ पर क्या है नियमित रूप से क्या हुई जनगणना स्टार्ट होगी। मतलब 1881 में हुई, 1881 के बाद अपन बात करें यहाँ पे तो 1891 में होगी। तो ऐसे प्रत्येक 10-10 साल में यहाँ पर क्या है आपकी जनगणना शुरू हो गई है। क्लियर। अब बात कर रहे हैं साहब कि 2000 की जो जनगणना हुई, 2011 में जो जनगणना हुई वो देश की कौन सी भी जनगणना थी। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि हम अभी स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम गणतंत्र दिवस जो मनाएंगे तो वो कौन सा गणतंत्र दिवस है, वो कौन सा स्वतंत्रता दिवस है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो कौन से नंबर के प्रधानमंत्री। तो इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लास्ट टाइम यानी कि 2011 की जो जनगणना हुई थी वो देश की कौन से नंबर की जनगणना थी। तो आपको याद रखने वाला कि ये 15वीं जनगणना थी। कौन सी आपकी यहाँ पर 15वीं जनगणना। कब से स्टार्ट हुई आपकी यहाँ पे 1881 से आप 10-10 साल कैलकुलेशन कर लेना तो 15वीं जनगणना निकलेगी। किंतु हम आजाद कब हुए, हम यहाँ पर 1947 में हमको अंग्रेजों से क्या मिली, आजादी मिल गई। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर पहली जनगणना कब हुई होगी आपके साथ 1951 में हुई होगी। कब हुई होगी आपके यहाँ पर 1951 में हुई होगी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 2011 की जो जनगणना हुई है वो स्वतंत्र भारत की कौन सी भी जनगणना है। अपन काउंट कर लो, 1951 में हुई होगी, 1961 में हुई होगी, 1971 में हुई, उसके बाद 81 में हुई, फिर उसके बाद 91 में हुई और फिर कभी आपकी 2001 में। और 2001 के बाद यानी कि 7वें नंबर पे आपकी 2011 में आपकी क्या हुई लाला, 7वीं जनगणना हुई है। क्लियर। हर बार 1951, 1961 एवरी 10 ईयर्स में आपकी जनगणना लगातार होती हुई आ रही है। और तैयारी हो चुकी है किसकी, 2021 की भी तैयारी हो चुकी है। बट ये जो कोरोना काल चल रहा है ना बहुत ही काल बन के चल रहा है, समझ में आ रही है। तो याद रखना है यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी वो देश की 15वीं जनगणना हुई और स्वतंत्र भारत के बाद जो जनगणना हुई है वो की 7वीं जनगणना हुई है। क्लियर। चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर। देखो जनगणना इतना महत्वपूर्ण हो गया कि यहाँ पर 1961 में हम लोग ने क्या किया कि इसको मैनेज करने के लिए यहाँ पर 1961 में जनगणना विभाग ही बना दिया। क्या बना दिया हम लोगों ने यहाँ पर 1961 में आपका जनगणना विभाग बना दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साहब ये जो विभाग है किसी ना किसी के अंतर्गत कार्य करता होगा। 1961 में जो जनगणना विभाग बनाया गया वो अभी हम बात कर रहे हैं गृह मंत्रालय के अंतर्गत। यानी कि अभी गृह मंत्री कौन है हमारे यहाँ के, सुपर डुपर हीरो है ना जिनने 370 हटा दी और कई सारी प्रॉब्लम थी जो खत्म हो रही थी। तो जल्दी से मुझे कमेंट में बता दो कि वर्तमान के गृह मंत्री कौन है। ठीक है, जनगणना विभाग जो है वो आपके यहाँ पर गृह मंत्रालय के अंतर्गत क्या कर रहा है, आपका कार्यरत है। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब देखो मैं बात करता हूँ यहाँ पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में, क्योंकि हमारा अल्टीमेट उद्देश्य क्या है यहाँ पर अपनी एमपीजीके की श्रृंखला को कंप्लीट करना जो कि बहुत अच्छे स्तर पर चल रही है, यानी कि आपके एमपीजीके की क्लास को कवर करना। अगर हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक में हम जो मैं डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश की जनगणना के संबंध में आंकड़ों के बारे में। क्लियर।
और बाकी भारत की जो जनगणना के संबंध में आंकड़े हैं उन सबको हम डिस्कस कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे आपके ज्योग्राफी में यानी कि भारत के भूगोल में कवर करेंगे। सो मैं बात करूं यहाँ पे 2011 की जो जनगणना हुई तो उसमें मध्य प्रदेश में आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे जुड़े हुए जो तथ्य हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और बहुत डिटेल में हर चीज कवर करेंगे, आपसे कुछ भी नहीं बचेगा इस टॉपिक में। क्लियर? अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि 2011 की जो जनगणना हुई तो उसमें मध्य प्रदेश की जो कुल जनसंख्या थी ना, वो आपको याद रखना है 72626, ऐसे याद रखना। किसी चाहने वाले का क्या है टेलीफोन नंबर याद रखना 72626 और 809, ये 809 उड़ा दो चलेगा, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या है कि आपको पता होना चाहिए 7,26,26,809। क्लियर? 8 के बाद एक नंबर छोड़ के क्या आएगा 9, 7,26,26 8 एक नंबर छोड़ा उसके बाद 9। क्लियर वाली बात? 7,26,26 ऐसे याद रखो, बार की बार बोलो 7,26,26 7,26,26, ऑटोमेटिक माइंड में याद हो जाएगा। रात को सोते समय खुराक ले लेना इसकी 7,26,26 की, सो याद हो जाएगा। क्लियर? चलो अब मैं बात करूं यहाँ पर भारत की जो कुल जनसंख्या थी, क्या भारत देश की जो कुल जनसंख्या थी तो उस जनसंख्या का मध्य प्रदेश में कितने लोग निवास कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे थोड़ा सा आंकड़ा आपको बताऊं कि 2011 में जो जनगणना हुई उसके अनुसार भारत में 121 करोड़ के लगभग आपकी क्या थी जनसंख्या थी। इस 121 करोड़ में हम देखें तो 7,26,26 का परसेंटेज निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेट निकल के कितना आता है आपके यहाँ पर 5.99%। कितना आपके यहाँ पर 5.99%। आपको याद ये रखना है अप्रोक्स नंबर की देश की कुल जनसंख्या का लगभग 6% जो भाग है वो आपके क्या मध्य प्रदेश में क्या कर रहा निवास करता है। ठीक है, अब मैं बात करूं यहाँ पर कि जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि जनसंख्या के आधार पर जो सबसे 5वां बड़ा राज्य है वो हमारा कौन सा है, मध्य प्रदेश है। फर्स्ट नंबर पर जो आता है वो आपका आता है हमारे योगी जी का उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है वहां पर सर्वाधिक जनसंख्या है। अभी वर्तमान की कंडीशन देख ले तो 22 करोड़ के आसपास जनसंख्या पहुंच गई, मतलब 2 से 3 जो छोटे छोटे देश है ना वो मिलके बन जाए वहां पर, तो आबादी रुक ही नहीं रही है, आप सोचो मतलब, है ना। फर्स्ट नंबर पर जो है भारत में सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो कहां पर मिलेगी आपको साहब, यूपी में मिलेगी, और 5th नंबर पर जो है वो मध्य प्रदेश का नाम आएगा। क्लियर? आगे देखते हैं हम यहाँ पर, देखो 2014 में वैसे सेपरेट हुआ था आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, बट 2015 का आंकड़ा लिया हमने यहाँ पर। तो जब ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य का गठित हुआ तो मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या के स्थान पर नंबर आया वो कौन सा आया आपके यहाँ पर 5वां। ठीक है, इसे मैंने आपको ये एक ही आंकड़ा बताया, वरना दो आंकड़े हो जाते हैं आपके लिए। क्लियर? अब देखो आपने बोला सर यहाँ पर कि भारत में जो जनगणना हुई स्वतंत्रता के बाद वो 7th नंबर पर थी। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर मध्य प्रदेश आपका कब बना, 1956 में बना। क्या मध्य प्रदेश जो बना वो कब बना आपका 1956 में बना, इससे पहले मध्य प्रदेश का अस्तित्व नहीं था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साहब ये जो 2011 की जो जनगणना हुई है ना, 2011 की जो जनगणना हुई वो मध्य प्रदेश की कौन से नंबर की जनगणना थी, तो आपको याद रखना है कौन से नंबर की थी वो आपके 6वें नंबर पर, यानी कि 6वें नंबर की हो रही है, यानी कि 1961 71 81 91 2001 और 2011, और अब जो 2021 की होगी वो होगी आपकी 7th नंबर की। ठीक है, कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। अब बात करें ये जो जनगणना होगी वो देश की 15वीं जनगणना होगी, जैसा कि हम देख चुके हैं। क्लियर? अब देखो मैंने बताया आपको यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है कि 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात राज्य की जो पहली जनगणना है वो कब हुई आपकी यहाँ पर 1961 में हुई। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आया है, छोटे बड़े सभी एग्जामों में पूछे जा चुका है, एमपीएसआई में क्वेश्चन आ चुका है, आपकी जो एमपी कांस्टेबल की एग्जाम में वहां पर भी क्वेश्चन कुछ आता है, कॉमन क्वेश्चन है ये, तो तक लोड लेने की नीड नहीं है। बस आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की पहली जनगणना कब हुई है तो आंसर में चुपका देना 1872, वरना हम रेक्टिफिकेशन में इतने माहिर है ना कि भगवान ही मालिक है हमारा, है ना। देखो अब बात करते हैं यहाँ पर तथ्यात्मक, यानी कि आपको आंकड़े याद रखने हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है उसमें आपको नंबर्स का ही याद रखने का खेल है। ठीक है, प्रदेश की कुल जनसंख्या मैंने कितनी बताई 72626 809, 72626 आपको याद रखना है।
अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साहब पुरुषों की जनसंख्या बताओ, महिलाओं की जनसंख्या बताओ। सो आपको देखो याद रखना चाहिए कि समाज में या देश में महिला पुरुष बराबर होना चाहिए, तभी तो भाई साहब बैलेंस बन पाएगा। वरना अगर लड़के ज्यादा है लड़कियां कम है, ठीक है, तो कुछ लड़के तो बिना शादी के रह जाएंगे, समझ रहे हो ना मतलब। तो कुल मिला के लाइफ में क्या बैलेंस होना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर महिला पुरुषों की संख्या में भी क्या होना चाहिए आपके लिए, सब बराबरी होनी चाहिए। बट हमारा जो समाज है उसको क्या चाहिए, भाई साहब लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, लड़का नहीं होगा तो वंश कैसे आगे बढ़ेगा। तो ऐसी सोच बना के बैठे हैं हम लोग। सो यहाँ पर देखो स्वाभाविक सी बात है कि साहब लड़के जो होंगे वो ज्यादा होंगे समाज में, यानी पुरुषों की जो संख्या होगी वो समाज में कैसी होगी, ज्यादा होगी। क्लियर। सो यहाँ पर आप देखो, अगर आप 7 लाख को आधा करोगे, सॉरी 7 करोड़ को आप आधा करोगे तो 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ होना चाहिए हिसाब से, है ना। बट यहाँ पर हमारा जो समाज है जिसको हाय लड़का चढ़ी है, तो उसने तकरीबन 25 लाख के आसपास में जो है वो ज्यादा क्या देख लिए यहाँ पर आपके पुरुषों की जनसंख्या को कर दिया है। सो आपको थोड़ा सा याद रहेगा 3.5 करोड़ 3.5 करोड़, लेकिन पुरुष जो है वो अप्रोक्सीमेट 25 लाख ज्यादा है। तो कुल मिला के पुरुष जो है आपके 3 करोड़ 76 लाख है। ये आंकड़ा आपको याद नहीं रखना है। और आप अगर एक्सपर्टाइज अपने आप को समझ रहे हो तो एग्जाम में जाके ये एक्सपर्टाइज गिरी सब खत्म हो जाती है। तो आप फर्स्ट पहले ये याद रखो कि आपको साहब इतना तो याद है कि 3 करोड़ 76 लाख है। अगर आप एमपीपीएससी के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो या फिर कोई बड़ी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो वहां पर ये नंबर याद रखो, क्योंकि नंबर्स में क्या उलझ के रह जाओगे तो बाकी बहुत बड़ा जीएस आपके लिए, ठीक है। सो आपको क्या याद रखना है यहाँ पर, ये 3 करोड़ क्या 3 करोड़ 76 लाख और ये 3 करोड़ 50 लाख एग्जैक्ट। क्लियर। चलो आगे देखते हैं यहाँ पर कि राज्य की जनसंख्या का प्रतिशत, देश की कुल जनसंख्या कितना है 5.9 है, जैसे कि मैंने बताया अप्रोक्सीमेट कितना 6%। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे कि साहब ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या। सिंपल सी बात, भारत जो है वो गांव का देश है और आज भी अप्रोक्सीमेट 70% के पास जो आबादी है वो गांव में निवास करती है। तो मध्य प्रदेश में भी साहब वही देखने को मिलेगा ना, क्योंकि मध्य प्रदेश का यहाँ आकाश से तो आया नहीं है, एलियन ग्रह तो है नहीं आपका। तो कुल मिला के जो भारत का आंकड़ा है वही आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, यानी कि ग्रामीण जनसंख्या जो है वो आपको 72% और आपकी जो नगरीय जनसंख्या है वो आपकी 27% आपको देखने को मिलेगी। क्लियर। 72 और 27 याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। अब जनसंख्या अगर पूछी जाती है, वैसे ही क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया तो आप बेसिक स्किप कर दो यदि आपका टारगेट एमपी कांस्टेबल है या फिर किसी भी छोटे स्तर की एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो मध्य प्रदेश में, ठीक है। बट देखा जाए तो छोटे स्तर की कोई एग्जाम नहीं होती, एग्जाम होती है, तो उसके लिए अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है आपको। बट ये थोड़ा सा नंबर में ना बहुत कंफ्यूजन होती है, तो पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर है वो अपन याद रखेंगे। तो आप बस इतना याद रखो कि ग्रामीण जनसंख्या कितनी है आपकी यहाँ पर 72.4% और आपकी नगरीय जनसंख्या कितनी है 27.6%। क्लियर वाली बात। चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब देखो, अब आपसे पूछा जाए कि साहब सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो कहाँ निवास करती है, कौन से जिले में निवास करती है, तो उसका आंसर लगाना इंदौर। सिंपल सी बात, इंदौर अगर हम मध्य प्रदेश की देखें तो वह आपकी आर्थिक राजधानी है, बहुत बड़ी सिटी है, बहुत सारी कंपनियां भी हैं आसपास में। तो जिस सिटी में इतनी सब चीजें सुविधाएं हैं तो वहां पर जनसंख्या भी क्या होगी, ज्यादा होगी ना। तो कुल मिला के सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है आपका यहाँ पर, इंदौर है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा आपके यहाँ पे, हरदा। दोस्तों कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना, नए नए जिले बने हैं, जैसे आप बोलो सर आगर मालवा बना, निवाड़ी बना, तो वहां पे कम जनसंख्या है, ऑफकोर्स सी बात है। बट हमको तो जनगणना कौन सी पढ़नी है, 2011 की पढ़नी है ना। तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपको जो आंकड़ा फॉलो करना है वो सिर्फ और सिर्फ हरदा फॉलो करना है। क्लियर। अभी निवाड़ी और आगर मालवा के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ जाना, मे भी हो सकता है कि आपको वो ऑप्शन ही ना दे। फिर भी अगर आपको लगता है यहाँ पे कि साहब पूछा जा सकता है तो आप लोग इसको अच्छी तरह से जाके देख लो और चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। क्लियर। वैसे आप फॉलो करो यहाँ पर, हरदा को ही फॉलो करो, ठीक है। तो एक चीज और देख लो यहाँ पर दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पर कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं कर पाया हूं मैं कि क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन सा है,
तो आपको याद रखना है वो कौन सा आपका यहाँ पर छिंदवाड़ा है। और सबसे छोटा 2011 के अनुसार बता रहा हूं, किसके अनुसार यहाँ पर 2011 के अनुसार वो कौन सा आपका यहाँ पर दतिया है। क्लियर। और अगर आपको लगता है कि साहब आपने नॉर्मल बता दो सर कि सबसे छोटा जो जनसंख्या सबसे छोटा जो क्षेत्रफल के आधार पर, सबसे छोटा क्षेत्रफल के आधार पर जो जिला है वो कौन सा है आपका, तो अभी रिसेंट में जो बना है कौन सा आपका यहाँ पर निवाड़ी, ठीक है, निवाड़ी, तो वो है यहाँ पर निवाड़ी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है आपका यहाँ पर 1318 वर्ग किलोमीटर, जबकि दतिया का आप देखो यहाँ पर 2691। क्लियर। आगर मालवा में कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि आगर मालवा जो है वो दतिया से आपका क्या है बड़ा है। यहाँ पर आगर मालवा का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है आपका यहाँ पर आपका 2785 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों बहुत कंफ्यूजन है नंबर याद रखने में। आप तो बस इतना याद रखो यहाँ पर कि अगर आपसे पूछा जाता है कि साहब मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जनसंख्या के हिसाब से नहीं क्षेत्रफल के हिसाब से, तो वो कौन सा निवाड़ी। लेकिन अगर पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे छोटा क्षेत्रफल के अनुसार जिला कौन सा है, तो वो है आपका साहब दतिया। याद रहेगा ना ये। देखो ऐसा थोड़ा सा याद रख लेना, छिंदवाड़ा सबसे बड़ा पूछा ना उसने, बाड़ा जो है वो बहुत बड़ा ही होगा, बाड़ा जो है वो क्या रहेगा बहुत बड़ा रहेगा। तो बाड़ा जो है वो बड़ा है, इसलिए क्षेत्रफल के आधार पर छिंदवाड़ा सबसे बड़ा, और दतिया जो है वो कैसा रहेगा आपका यहाँ पर छोटा रहेगा। क्लियर। चलो मेंशन भी कर दिया है 2013 की स्थिति में नवगठित जो आगर मालवा तथा वर्ष 2018 में गठित निवाड़ी जिला जो है वो न्यूनतम जनसंख्या वाले आपके क्या हैं जिले हैं यहाँ पर। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपके 1 to 1 वर्ड में पूछे जाते हैं उनको देखते हैं। सो ये जो है आपके दशकीय वृद्धि वाले जिले, मतलब मैं बात करूं साहब कि 2001 में, समझ लो अच्छी तरह से, बहुत कंफ्यूजन होती है, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, कि 2001 में साहब जनगणना हुई और मान लो कि वहां पे 100 लोग थे। 2011 में फिर से जनगणना हुई तो साहब कितने हो गए वो आपके यहाँ पर 120 हो गए। सो 100 से जनसंख्या बढ़ के कितनी हो गई 120 हो गई ना। तो पुरानी जनगणना और आपकी नई जनगणना, ठीक है, उसके बीच में कितना डिफरेंसेस आया, तो वो अपन ने बात करें यहाँ पर दशकीय वृद्धि हुई, कमी तो हो नहीं रही क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है ना। सो कुल मिला के बात करें 2011 से लेके 2011 तक, 2001 से लेके 2011 तक मध्य प्रदेश में जो आपको जनगणना में यानी कि जनसंख्या में जो दशकीय वृद्धि हुई है, ठीक है, वो आपकी कितनी थी यहाँ पर 17.7 थी। ठीक है। जबकि ये जो है वो कितनी थी आपकी यहाँ पर 20.3। कंफ्यूज मत हो थोड़ा सा, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखो दो चीजें दी है यहाँ पर, क्या दी है यहाँ पर आपकी दो चीजें दी हैं, एक तो मध्य प्रदेश की और एक जो है वो कौन सी आपकी यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर। सो मध्य प्रदेश की भी जनगणना बढ़ी, राष्ट्रीय स्तर पर भी जनगणना बढ़ी। तो यहाँ पर दिया है कि मध्य प्रदेश में 10 की वृद्धि दर, राष्ट्रीय वृद्धि दर जो है वो 17.7 की तुलना में कितनी थी आपकी 20.3 थी। यानी कि भारत देश में, ठीक है, भारत देश में 2001 से लेके 2011 तक 17.7% की वृद्धि हुई, जबकि मध्य प्रदेश में जो है वो 20.3% की क्या हुई है वृद्धि हुई है। क्वेश्चन कंपेयर में पूछ सकता है ना कि साहब मध्य प्रदेश की जनगणना कितनी बढ़ी 20.3% बढ़ी, आपकी देश की जो जनगणना कितने परसेंट वृद्धि हुई वहां पर, तो वहां पर 17.7% की क्या हुई आपकी वृद्धि हुई है। क्लियर। अब यहां पर हम बात करें यहाँ पे 1991 और 2001 में प्रदेश में ये जो दर थी ना वो कितनी थी आपकी 20.3 थी। मतलब 2001 से पहले 1991 से लेके 2001 तक ये जो दर थी वो कितनी थी आपकी यहाँ पर 20.3। यानी कि 2001 से लेके 2011 तक कंपेयर करें पिछले 10 साल को, तो उसमें थोड़े कम बच्चे पैदा हुए हैं। ठीक है। सरकार का अभियान हम दो हमारे दो। चलो अब बात करें यहाँ पे पुरुषों की और महिला की, इन दोनों की हम दशकीय वृद्धि दर देखें यहाँ पर, तो पुरुषों की जो दशकीय वृद्धि दर थी वो कितनी थी यहाँ पर 19.6, और महिलाओं की जो दशकीय वृद्धि दर थी वो कितनी थी आपकी यहाँ पर 21%। यानी कि पुरुषों की जो दशकीय वृद्धि दर है, यानी कि पुरुष जो है वो 10 सालों में
महिलाओं की तुलना में कम पैदा हुए हैं, ठीक है। पुरुष यानी कि बच्चे, और बच्चे बाद में जाके पुरुष बनेंगे, भावनाओं को समझो आप, ठीक है। सो ये अगर ये पॉइंट आपसे याद है तो याद रख सकते हो, अदरवाइज इसको आप स्किप भी कर सकते हो, क्वेश्चन नहीं बनेंगे, और बन जाता है तो फिर याद रख लो आप, है ना। चलो अब दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से हमको देखने को मिलेंगे कि सब किस जिले में जो है वो सर्वाधिक वृद्धि हुई है और किस जिले में जो है वो न्यूनतम वृद्धि हुई है। सो सिंपल सी बात करें, जहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी, क्या जहां पर जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी, तो सिंपल सी बात है कि वहां पर शादियां भी ज्यादा होंगी, बच्चे भी ज्यादा होंगे। तो आप समझ जाओ भावना को कि इंदौर जो है क्या इंदौर जो है वहां पर आपको क्या देखने को मिली, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि देखने को मिली। आप बस एक ही याद रखो, अगर आप एमपीपीएससी या फिर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो फिर आपको 5 के 5 याद रखने। बट अभी ये जो क्लास है, हम आपके प्री लेवल तक के पॉइंट ऑफ व्यू को टारगेट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर आपको कहाँ देखने को मिलेगी, आपको इंदौर में देखने को मिलेगी, और न्यूनतम जो हमको देखने को मिली वो सब कहाँ देखने को मिली, यहाँ पर अनूपपुर में देखने को मिली। क्लियर, आपको याद रखना है कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जो है वो आपके इंदौर शहर में हुई और इंदौर जिले में हुई, और आपके न्यूनतम जो है वो कहाँ पर हुई, आपके यहाँ पर अनूपपुर में हुई। सो देखो एक भी याद रख लोगे ना तो काम चल जाएगा। तो इंदौर में सबसे ज्यादा लोग बस रहे हैं, इसलिए वहां पर जनसंख्या की वृद्धि दर जो है वो भी क्या है, आपकी ज्यादा ही है। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, जनसंख्या घनत्व, ये वर्ड समझने के लिए ये है क्या कि, ठीक है, घनत्व समझते हो, साइंस का शब्द है यहाँ पर, ठीक है, बट उसकी बात नहीं करेंगे। आपको देखना है यहाँ पर कि साहब प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर का क्षेत्र है और इस 1 किलोमीटर में कितने लोग ऑन एवरेज निवास कर रहे हैं, तो वो क्या होता है आपका यहाँ पर जनसंख्या घनत्व होता है। क्या 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। सो अगर अपन देखा जाए यहाँ पर कि भारत की 2011 में जो जनसंख्या का घनत्व था वो कितना था आपका यहाँ पर, 382 व्यक्ति, यानी कि ऑन एवरेज भारत का अगर हम क्षेत्रफल देखें 32,87,200 83 वर्ग किलोमीटर है। सो भारत के इस क्षेत्रफल में अगर और ऑन एवरेज हम निकाल दें यहाँ पर, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना आपका यहाँ पर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों दिल्ली में 1 वर्ग किलोमीटर में 11,000 लोग रहते हैं। आप समझ लो कितनी ज्यादा जनसंख्या है दिल्ली की, है ना। सो उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में हम देखें तो मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व था वो कितना था आपका 236 व्यक्ति, यानी कि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वहां पर 236 व्यक्ति जो हैं वो आपके निवास करते हैं। तो घनत्व के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान था आपका 23वां, 2011 की जनगणना के अनुसार बात कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ इसके बाद 2014 में तेलंगाना अलग बन चुका है, ठीक है। सो 23वें नंबर पे जो है वो मध्य प्रदेश का क्या था यहाँ पर स्थान था। क्लियर, चलो आगे देखते हैं यहाँ पर। अब बात करें यहाँ पर सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ देखने को मिलेगा, और न्यूनतम जो है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। दोस्तों एक थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक है, इसका आप करेक्शन कर लो। ये एक्चुअली इंदौर नहीं है, ये भोपाल है। कौन सा आपका, ये भोपाल, और ये जो है वो कौन सा है आपका यहाँ पर इंदौर, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि प्रदेश में सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व आपको देखने को मिलेगा ना, वो कौन सा है आपका यहाँ पर भोपाल में। मैं इसकी बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा, आप जीवन भर कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। जनसंख्या घनत्व का मतलब समझ में आया आपको यहाँ पर कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, है ना। सर्वाधिक जो है वो घनत्व कहाँ है, भोपाल में, और सबसे कम जो है वो कहाँ है आपका डिंडोरी में। देखो भोपाल से आप देखो बनाओ तिरपाल समझते हो ना, बरसात के सीजन में अपन लगाते हैं। सो तिरपाल जितना बड़ा होगा उसमें लोग भी उतने ज्यादा आएंगे, समझ में आ रही बात। सो तिरपाल को लिंक कर लो आप यहाँ पे कि तिरपाल जब बारिश होगी, बारिश में हम लोग यहाँ पे वो तिरपाल डालेंगे तो उसमें बहुत सारे लोग सुरक्षित रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो तिरपाल से भोपाल को थोड़ा सा लिंकअप कर लो यहाँ पर, तो आपको हिंट लग जाएगी कि साहब भोपाल जो है वहां पर जनसंख्या घनत्व जो है वो कैसा है, सर्वाधिक है। और डिंडोरी से आप एक हिंट लगा लो यहाँ पे, निमोरी समझते हो, ये नीम की निमोरी है ना, निमोरी बहुत छोटी होती है,
तो निमोरी छोटी है तो इससे आपने लिंक क्या लगा ली यहाँ पर, ढिंढोरी। क्लियर, आपको बस ये दो ही डाटा याद रखने हैं कि सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो साहब कहाँ है आपका यहाँ पर, वो भोपाल में है, ठीक है। और सबसे कम जो है लाला वो कहाँ पर है आपके, डिंडोरी में है। तो भोपाल से तिरपाल बनाया और डिंडोरी से हमने क्या बना दिया, नीम की निमोरी, जो कि बहुत ही छोटी है ना। चलो याद आएगा ना, भूलोगे तो नहीं, याद रखो क्योंकि सैलरी मिलेगी 30-35 हजार रुपए जब सिलेक्शन हो जाएगा आपका। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो की हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो ये होता क्या है कि साहब प्रति 1000 क्या, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो उसे अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो। जैसे कि बताया 25 लाख की आबादी जो है वो पुरुषों की ज्यादा है ना। सो ये बहुत खतरनाक होता है। लिंगानुपात ऑलमोस्ट क्या है, बराबर एवरेज में होना चाहिए, ज्यादा पुरुष नहीं होना चाहिए, अदरवाइज समाज में क्या होता है, कलेश होता है, ज्यादा महिलाएं भी नहीं होना चाहिए, है ना। सो बात करें यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में जो 2001 की जनगणना हुई, ठीक है, तो वहां पर स्त्री पुरुष का जो अनुपात था वो कितना था, यहाँ पर 919 था। लेकिन 2011 में ये बढ़ गया और ये कितना हो गया आपका यहाँ पर 931 हो गया। क्लियर। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात जो है वो कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो कितना आपका 931, यानी कि मध्य प्रदेश में 1000 पुरुषों पर 931 क्या रहते हैं आपके यहाँ पर महिलाएं हैं, ठीक है। सो आप देख लो कितने का फर्क आ रहा है, 69 का फर्क आ रहा है। क्लियर। अब बात करूं यहाँ पर 2011 में जहां पर सबसे अधिक लिंगानुपात था, तो वो जिला कौन सा है आपका यहाँ पर, सो साहब वो है आपका यहाँ पर बालाघाट। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो कौन सा है, भिंड। इसकी बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ आपको, बालाघाट यानी कि बाला, बाला यानी कि क्या, वो अच्छा कमा वाला बाला नहीं, बाला यानी कि बालिकाएं, ठीक है। सो जो बालाओं का घाट है यानी बालिकाओं का घाट है, तो वहां पर तो बालकी बालिका होंगी। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो बालाघाट से हमने ट्रिक बनाई बालिका, और बालिका से हमने क्या बालाघाट कर लिया, ठीक है। सो ये यहाँ पर बालाघाट में प्रति 1000 पुरुषों पे 1021 क्या है आपकी महिलाएं हैं। और भिंड, अब यहाँ पे हालत सुधर रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पर सब पुत्र प्राप्ति की भारी चेष्टा होती है लोगों में, तो वहां पे क्या कर करते हैं वो आपका वो जांच करवा लेते हैं पहले ही। अभी तो आजकल सरकार ने बंद कर दिया, बट लोग जुगाड़ लगा ही लेते हैं, सोनोग्राफी वगैरह होती है, तो वहां पर पता पड़ जाता है ना कि साहब इसके पेट में क्या है, लड़की है, तो साहब मार देते हैं, या तो उसका क्या करवा देते हैं वहां पर भ्रूण लिंग का जो पार्ट रहता है उसको खत्म करवा, भ्रूण हत्या करवा देते हैं, या तो फिर जब लड़की पैदा होती है तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, तो वो उसको मरवा देते हैं। क्योंकि मैं भी भिंड से बिलोंग करता हूँ और बहुत सारे जो है वो केस मतलब सुनते रहते हैं हम, है ना, आज भी हमको देखने को मिल रहे हैं। सो बात करें यहाँ पर भिंड के क्षेत्र में, अपन बात कर रहे हैं भिंड मतलब भिंडी, और भिंडी की तरह लड़कियों को भी यहाँ पे क्या काट दिया जाता है, मार दिया जाता है। अब सिंपल सी बात, जहाँ पे काटा मारी होगी लड़कियों की तो वहां पर जनसंख्या कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी ना लड़कियों की। सो भिंड में भिंडी की तरह यहाँ पर बालिकाओं को मारा जाता है। मतलब ये अब हालत बहुत अच्छी हो गई है, ठीक है, जब से सरकार स्कीम लेके आई या जो प्रोग्राम चले हैं। बस हमको यहाँ पे लिंक याद रखनी है ये कि आपको भिंड से भिंडी और बालाघाट से बालिका, जिससे आपको एग्जाम में याद आएगा, भूलोगे नहीं बिल्कुल भी। अदरवाइज तो भिंड का कहीं पे भी इंदौर चिपका दोगे, इंदौर का कहीं अलीराजपुर चिपकाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना वहां पर। सो लिंगानुपात जो सर्वाधिक है वहां पर वो कौन सा है आपका बालाओं का घाट यानी कि बालाघाट। और जो है भिंड, भिंड में भिंडी, भिंडी काटी जाती है यानी कि लड़कियों को मारा जाता है, तो वहां पर जनसंख्या कम हो जाएगी उनकी। सो 837 आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगी, लड़कियां देखने को मिलेंगी। बट अब ये जो जनसंख्या है वो धीमे धीमे बढ़ रही है, ठीक है। चलो आगे देखते हम यहाँ पर। सो ये यहाँ पे मेंशन कर दिया आपका कि भिंड का जो पार्ट है, तो बस आप इसको याद रखो और आप इसको याद रखो। अब देखो हम बात करते हैं यहाँ पर शिशु लिंगानुपात, मतलब ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपोर्टेंट है, ये याद रखना, बहुत सारी बुक में मेंशन भी नहीं होता कि 0 से 6 वर्ष में मतलब जो आपके छोटे बालक और बालिकाएं हैं उनका हम शिशु लिंगानुपात निकाला, तो उसकी बात कर रहे हैं। सो 2001 की जनगणना में जो शिशु स्त्री पुत्र अनुपात था यानी कि बालक और बालिकाओं का जो अनुपात था वो कितना था आपका यहाँ पर 932 था, ठीक है। अब
जबकि 2011 में यहाँ पर देखें तो ये कितना हो गया आपका, यहाँ पर 918 हुआ है। क्लियर। सो यहाँ पर थोड़ा सा ये चिंतनीय बात है। तो 2001 में कितना था, 932, यानी कि वहां पर बालक और बालिका में देखें तो 932 आपकी बालिकाएं थी, बल्कि वहीं 2011 में कितना हो गया आपका, यहाँ पर 918 हो गया। अब इसमें जिले पूछे जाए तो आपको जिले याद रखने, यहाँ पर आपको दोनों याद रखने की सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो है वो कहाँ देखने को मिलेगा आपको, अलीराजपुर में। और न्यूनतम जो शिशु लिंगानुपात देखने को मिलता है वो कौन सा आपके यहाँ पर, मुरैना में। इसका थोड़ा सा हिंट करने का है, देखो अलीराजपुर में बसती है आपकी जनजाति, और जनजाति के जो लोग रहते हैं वो लड़कियों पर अत्याचार नहीं करेंगे, क्योंकि वो पेड़ पौधे इत्यादि सभी चीजों से तो लगाव रखते हैं। तो वो अलीराजपुर में जो जनजाति जैसे भील जनजाति निवास करती है, तो वो इतने निर्दयी नहीं है कि वो लड़कियों को मारें और उनकी हत्याएं करें, ठीक है, भ्रूण हत्या करें। तो आप इसको थोड़ा सा क्या याद रखना, हिंट रहेगी। जबकि भिंड के पास पड़ता है साहब आपका मुरैना, तो असर तो पड़ेगा ना चंबल के पानी का, तो आप मुरैना थोड़ा सा याद रखना है इसको। क्लियर। तो अलीराजपुर और यहाँ पर जो न्यूनतम है वो कौन सा आपका, यहाँ पर मुरैना। देखो दोस्तों, मैं आपको ये सब हिंट बता रहा हूँ तो ये मेरे अकॉर्डिंग है, क्योंकि मेरे को जो चीजें याद है वो मैंने इसके अकॉर्डिंग कर ली। अब आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, अगर आप मेहनत कर सको। वरना तो आप ये चीज याद रखो कि अलीराजपुर में जनजाति के लोग निवास करते हैं, और वो हमसे कम पढ़े लिखे हैं, बट वो इतनी इंसानियत रख रहे हैं। जबकि भिंड मुरैना यहाँ पर क्या है कि भ्रूण हत्या, लड़कियों के लालच में जनरली क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर लड़कियों को मार दिया जाता है, ठीक है। अब देखो, बात करें यहाँ पर शिशु लिंगानुपात में, हम देखें यहाँ पर कि प्रदेश में जो स्थान है वो कौन सा है, भारत के रिस्पेक्ट में बात करें 22वें नंबर पे है। जबकि 2001 में राज्य में शिशु जनसंख्या जो थी वो कुल जनसंख्या 17.9, जो कि 2011 में कितनी रहेगी आपकी, यहाँ पर 14.9 रहेगी। क्लियर। अगर हम बात करें यहाँ पर शिशु लिंगानुपात के मामले में, प्रदेश का जो स्थान है वो 22वें नंबर पर। 2001 में जो शिशु जनसंख्या थी वो कुल जनसंख्या का कितना थी आपकी, 17.9%, जो कि 2011 में गिरी है, वो कितनी आप रहेगी आपकी यहाँ पर 14.9। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर, कंफ्यूज मत होना, पुराने वाले पार्ट में यहाँ पर दिया है आपका क्या, शिशु लिंगानुपात दिया है। क्या दिया है आपका, यहाँ पर शिशु लिंगानुपात दिया है। जबकि यहाँ जो नंबर हम लिए हैं वो कौन सी आपकी, यहाँ पर जनसंख्या, मतलब 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनकी सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाएगी साहब, इंदौर में पाई जाएगी। और सबसे कम जनसंख्या जो पाई जा रही है वो कहाँ पाई जा रही है, आपके हरदा में पाई जा रही है। क्लियर। ये जो दोनों पॉइंट हैं शिशु लिंगानुपात से जुड़े हुए, शिशु जनसंख्या से जुड़े हुए, अच्छी तरह से याद करना, क्योंकि ये वाला पॉइंट और अनुसूचित जाति और जनजाति ये बहुत ज्यादा पूछे जा रहा है अभी वर्तमान में, ठीक है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे एजुकेशन। एजुकेशन ये कि हमारे यहाँ पे साक्षरता की रेट क्या है। जैसे 2000 में जो गणना, 2011 में जो जनगणना हुई, वहां पर बिहार जो सबसे साक्षरता की दृष्टि से देखें तो सबसे पिछले स्थान पर था। सो मध्य प्रदेश की अपन बात करें यहाँ पर कि 2011 में जो जनगणना हुई, तो उसके अनुसार मध्य प्रदेश की जो साक्षरता दर थी वो कितनी थी, अप्रोक्सीमेट 70%, यानी कि आपकी 69.3%। क्लियर। एक चीज और बताऊं, हमारे देश में साक्षर व्यक्ति कौन है। लाइन लिख दी जाती है एक, कोई सी भाषा में, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, कोई सी भाषा में, अगर कोई व्यक्ति उस लाइन को पढ़ दे और लिख दे तो सब पढ़ा लिखा आदमी हमारे यहाँ पर। तो ये हमारे देश की क्या साक्षरता का पार्ट है, तो आप समझ सकते हो इसको, ठीक है। सो ऐसा व्यक्ति जब ये सेंसस का पार्ट होगा, वहां पर एक लाइन लिख दे और एक लाइन को क्या बोल के सुना दे, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, आपका साक्षर कहलाएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि लिटरेसी का क्या लेवल रहा होगा हमारे यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं, हमें क्या करना, हम तो पढ़ लिख के गवर्नमेंट अधिकारी बनना ही हमको, तो है ना। चलो अब बात करें यहाँ पर 2000 में, 2001 में स्त्री साक्षरता की जो दर थी ना वो कितनी थी आपकी यहाँ पर 50.3%। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक बने नहीं है, तो मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन कर दिया है, क्योंकि महिलाओं की साक्षरता पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है, और जब वहां विशेष ध्यान दिया जा रहा है तो हमारा एग्जामिनर भी ध्यान दे सकता है। तो 2001 में जो हमारे प्रदेश में स्त्री साक्षरता थी वो 50.3% थी, और वही 2011 में बढ़ के कितनी होगी आपकी यहाँ पर 59.2 हो गई। मतलब कुल मिला के ऑन एवरेज हम देखें यहाँ पर 9% जो है यहाँ पर महिला साक्षरता जो है हमारे यहाँ पर बढ़ी है। पुरुषों के बारे में नहीं पूछता तो लोड मत लेना, ठीक है। महिलाओं के बारे में फर्स्ट प्रायोरिटी में याद रखने नंबर।
कोई बात नहीं, पुरुषों को ही बता देते हैं। पुरुषों में आंकड़े में देखें यहाँ पर 76.1 थे, कब आपके 2001 में, और बढ़ के ये भाई साहब कितने हो गए आपके यहाँ पर 2011 में आपके 78.7 हो गए। तो साहब पढ़ाई करते ही नहीं है ना लड़के, कब पढ़ाई करेंगे, प्रॉपर्टी पापा चाचा की मिल ही जाएगी। तो 2.6% यहाँ पे क्या हुई है, वृद्धि हुई है, जबकि महिलाओं ने भाई साहब 9% का छलांग लगाई है। समझ लो आप अब ये। अब देखो कुल साक्षरता की दर से अपन देखें तो राज्य का जो है वो 28वां स्थान है। कौन सा स्थान था आपका, 28वें नंबर का स्थान था। और राज्य की कुल साक्षरता दर में अगर हम देखें यहाँ पर प्रीवियस ईयर को कंपेयर करके देखें यहाँ पर 2001 से लेके 2011 तक हम जाए यहाँ पर, तो अप्रोक्सीमेट जो है वो 5.5% की क्या हुई आपकी यहाँ पर वृद्धि हुई है। क्लियर, तो 69.5 कर लेना, आपको 2001 की भी आ जाएगी। मैं ज्यादा दोस्तों आंकड़े नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, और इस टॉपिक को आप बेटर रहेगा कि आप अच्छी तरह से लिख लिख के देखना, नंबर्स हमेशा भूलोगे आप यहाँ पर। और जो मैं आपको ट्रिक हल्की हल्की हिंट बताते चल रहा हूँ वो भी आप फॉलो करना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलो अब बात कर रहे हैं यहाँ पे कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो भाई साहब वो है आपका यहाँ पर जबलपुर, और न्यूनतम वाला जो है वो कौन सा है, अलीराजपुर। एक बढ़िया सी ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक अगर पसंद आ जाए, कहीं भूलोगे नहीं, तो आप लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, जबलपुर, जबलपुर मतलब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर जवेली, सॉरी जवेली लिख रहा हूँ क्योंकि जबल बनाए, बट जवेली नहीं, जलेबी याद रखो। जलेबी भाई साहब बहुत टेढ़ी मेढ़ी, तो जलेबी जैसा आदमी जो रहता है टेढ़ा मेढ़ा, तो उसके समझने के लिए क्या चाहिए, आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा ना। तो ऐसे आदमी को समझने के लिए जब दिमाग लगाना पड़ेगा तो आसपास के जो लोग होंगे तो वो तो इंटेलिजेंट ही होंगे ना। सो जबलपुर से याद रखना है आपको यहाँ पर जलेबी, और जलेबी टेढ़ी मेढ़ी है, मतलब जलेबी की तरह आदमी कैसा टेढ़ा मेढ़ा है। तो समझने के लिए आपको क्या चाहिए भाई साहब, बहुत दिमाग चाहिए। दिमाग चाहिए वो जब ही आएगा जब आप पढ़े लिखे होगे। समझ में आ रही है। और अलीराजपुर इसकी तो बहुत ही शानदार है, राजा, राजा को पढ़ने की क्या जरूरत, क्योंकि उसके पास तो सब है। पढ़ने की जरूरत तो हमको है, क्योंकि हमको साहब कांस्टेबल बनना है, हमको अधिकारी बनना है ना। तो राजा को यहाँ पर क्या पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, उसका काम वैसे भी चल जाएगा। तो आप हिंट बना के रख लेना, अलीराजपुर मतलब कम साक्षरता वाला जिला। क्लियर, चलो अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि साहब बताओ कि ये तो आपने ऑन एवरेज बता दिया जिसमें महिला पुरुष भी आ गए। सब पुरुष जो है वो सबसे साक्षरता वाला जिला कौन सा है, महिलाओं में सबसे साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो सबसे पहले पुरुषों का देख लिया अपन यहाँ पर, और ये 6 के 6 पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी भूलोगे नहीं, मैं ऐसा बता दूंगा आपको। ठीक है, और अगर याद रखो तो वीडियोस को लाइक भी कर देना, और अपने फ्रेंड को क्या कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। साथ साथ में दोस्तों हमारे ऐप को भी आप डाउनलोड कर लो, जिससे क्या है कि आपको प्रैक्टिस लेवल पर क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, सो सबसे अधिक साक्षरता वाला कौन सा, वो जबलपुर आपका, और न्यूनतम वाला जो है पुरुष साक्षरता वो कौन सा, अलीराजपुर। तो जलेबी से जबलपुर, अलीराजपुर से राजा, तो ये सौ कॉमन है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव महिला साक्षरता में आया है कि साहब भोपाल। अब भोपाल के जो नवाब थे, तो नवाबों की तो महिलाएं बहुत एक्सपर्ट होंगी ना, पढ़ी लिखी होंगी, तो ऐसे थोड़ा सा याद रखना। भोपाल के नवाब उन्होंने अपनी महिलाओं को, यानी कि वहां पे जो आपकी महिलाएं थी भोपाल के नवाबों की, तो वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, मतलब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे पार्ट में आ गई। तो हल्का सा हिंट आपको यहाँ पर याद रखना है। और भाई साहब या तो यहाँ की महिला भी कैसी होंगी, न्यूनतम साक्षरता वाली हैं। तो देखो अलीराजपुर, अलीराजपुर, अलीराजपुर तीनों में कॉमन है, बट बदलाव जो हुआ है वो जबलपुर और भोपाल में हुआ है। तो भोपाल से थोड़ा सा याद रखना है, यहाँ पे नवाबों की महिला जो है वो बहुत ज्यादा क्या है आपकी पढ़ी लिखी हुई है। क्लियर, चलो अब दोस्तों अपन बात करते हैं यहाँ पे अनुसूचित जाति से संबंधित हम आंकड़ों के बारे में। सो अनुसूचित जाति अलग है और जनजाति अलग है, पहले जाति में देखना हूं यहाँ पर। ठीक है, और जनजाति से जुड़े हुए 4 वीडियो जो हैं वो हमने प्रीवियस में डाले, उनको भी आप देख लो। सो 2011 की जो जनगणना हुई तो उसमें मध्य प्रदेश की जो अनुसूचित जाति थी, तो उनकी जो कुल जनसंख्या थी वो कितनी थी, 1.13 करोड़ थी, जो कि परसेंटेज के आधार पे हम देखें तो कितनी थी आपकी 15.6%। क्लियर, अब आगे देखते हैं यहाँ पर कि प्रदेश में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो क्या है, इसका 8वां स्थान है।
जबकि वहीं हम परसेंटेज के आधार पर देखें तो स्थान कौन से नंबर पे आता है, वो 17 नंबर पे आता है। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे अनुसूचित जाति, भारत के जो अन्य राज्य हैं उनसे अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश का साहब कौन सा स्थान है जनसंख्या नंबर्स के आधार पर अनुसूचित जाति के, तो 8वां स्थान है। जबकि वही परसेंटेज में अपन बात करें यहाँ पर तो वो कौन सा है, 17वें नंबर का। दोस्तों कुछ भी कंफ्यूजन हो, किसी भी प्रकार की हो, फट से पूछ सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर भी पूछ सकते हो, यानी कि आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। सो परसेंटेज के आधार पर 17वें नंबर का और जनसंख्या के आधार पर कौन सा आपका यहाँ पर 8वें नंबर का। क्लियर। अब बात करें यहाँ पे अनुसूचित जाति में, अगर हम देखें तो फर्स्ट नंबर पर जिला कौन सा आ रहा है, तो सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति निवास करती है ना वो कहाँ कर रही है आपके यहाँ पर इंदौर में, और जो न्यूनतम कर रही है वो कहाँ पे कर रही है आपकी झाबुआ में। देखो झाबुआ में इसलिए न्यूनतम कर रही है क्योंकि यहाँ पर आपकी जनजाति के लोग बहुत ज्यादा बसे हुए हैं। तो ऐसे थोड़ा सा याद रखना कि सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो सिर्फ कहाँ है आपके यहाँ पे इंदौर में है, और न्यूनतम जो है वो झाबुआ में। अब झाबुआ में क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे जनजाति के लोग बहुत निवास करते हैं, ठीक है। अब वही मैं बात करूं यहाँ पे परसेंटेज के आधार पर, तो परसेंटेज के आधार पर जो आएगा वो पार्ट कौन सा आएगा आपका उज्जैन, और परसेंटेज के आधार पर न्यूनतम में देखें तो वो झाबुआ ही रहेगा आपका। क्लियर। चलो अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि एसटी के बारे में, ठीक है। जो पहले पढ़ा वो एससी के बारे में था, हमें ये दो शब्द बहुत अच्छी तरह से याद हुए हैं, एससी और एक कौन सा आपका एसटी। तो अब बात करना है यहाँ पर एसटी के बारे में। सो मध्य प्रदेश में अपन देखें तो भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। क्या मध्य प्रदेश में देखें तो सर्वाधिक, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक आपकी जनजाति निवास करती है, तो आपको याद रखना है वो पार्ट कौन सा आपका यहाँ पर, वो मध्य प्रदेश का है। क्लियर। अब मैं बात करूं यहाँ पर कि साहब 2011 में जो जनगणना हुई तो उसमें साहब मध्य प्रदेश की जनजाति के कितने लोग थे, तो आपको ये नंबर याद रखना है 1.53 करोड़। ये नंबर याद नहीं रखना है क्योंकि होएगा नहीं। जो देखो जो चीज फैक्ट है वो मैं बताते चल रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि मैं भी हूँ आपकी कंडीशन पे ही हूँ, हम में ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। बट फर्क ये है नॉर्मल कि आप चीजों को कैसे याद रखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। स्मार्ट वर्क में काम करोगे तो बहुत आसानी होगी। सो यहाँ पर कुल जो जनसंख्या है वो कितनी आपकी यहाँ पर 1.53 करोड़ है। बोर मत होना पढ़ते पढ़ते, ठीक है, क्योंकि अगर अभी बोर हो गए तो जीवन में आगे तक बोर भी होना पड़ेगा, मजदूरी भी करनी पड़ेगी और बीवी के ताने भी सुनने पड़ेंगे। तो इतनी कोशिश कर लो अभी कि साहब अभी पढ़ लो, तो आगे चल के थोड़े बीवी के ताने से बच जाओगे, क्योंकि भैया अधिकारी हो आप तो पैसे वैसे कमा के दोगे, है ना। तो थोड़ा सा चाय वाय कॉफी वॉफी गर्म पानी साथ में लेके बैठो, आराम से लेक्चर सुनो, चीजों को नोट डाउन करो, बहुत फायदा मिलने वाला है आपको, ठीक है। और देखो पूरे लाइफ टाइम हम लोग क्या किए हैं, पढ़ाई किए हैं, काय के लिए पढ़ाई करें साहब, है ना। सिंपल सी बात, कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए किए हो ना, तो थोड़ी सी अपने आप में एनर्जी बना के भी रखो, फायदा बहुत मिलेगा आपको। और कोई भी डाउट हो तो बेझिझक पूछो आप, है ना। चलो अब बात कर रहे हैं यहाँ पर कि सब मध्य प्रदेश की जो कुल आबादी है तो उसमें कितने परसेंट जो जनसंख्या है यहाँ पर वो निवास कर रही है, 21.09%। यानी कि अप्रोक्सीमेट आप यहाँ पर 20% ले लो कि 21% जो है वो आपके यहाँ पर जनजाति के लोग निवास करते हैं। और मैं वही पूछूं कि साहब पूरे देश भर में कितनी जनजाति है परसेंटेज के आधार पर, तो वो कितनी आपकी यहाँ पर 14.7, यानी कि 14.5% कुल देश की जो आबादी है वो जनजाति की है। मध्य प्रदेश में जो है वो आपके साथ 21% है। तो ऑन एवरेज मैं बोल सकता हूँ ना कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक 5 व्यक्ति में एक व्यक्ति कौन होएगा आपका जनजाति वाला होएगा। समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन भी आया है कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक 5 व्यक्ति में से एक व्यक्ति जो है वो आपके जनजाति से बिलोंगिंग है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब दोस्तों थोड़ा सा और रह गया, बस थोड़ा इतना आपने सुना है, कष्ट लिया है अपने जीवन में, तो थोड़ा सा और ले लो, काम बन जाएगा हमारा। सो अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक जो है वो कहाँ देखने को मिलते हैं आपको, धार में, इन टर्म्स ऑफ नंबर, जबकि न्यूनतम कहाँ आपके भिंड में। ये भिंड का जो सर्कल है ना बहुत थोड़ी सी मारा पीटी भी हो जाती है जनजाति के लोगों से,
उनको काम करवा लेते हैं, पैसा तक नहीं देते, तो सिंपल से ऐसी जगह पर रहना जनजाति पसंद करेगी क्या? आपको सी बात नहीं करेगी। तो यहाँ पर भिंड में हम देखें, यहाँ पर न्यूनतम जनजाति के लोग निवास करते हैं, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम बात करें तो वो भी यहाँ पर न्यूनतम ही करेंगे। क्लियर? देखो सर्वाधिक इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज की बात करें तो 90%, यानी कि अगर किसी, देखो मैं बता देता हूँ आपको परसेंटेज में क्या गड़बड़, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रही कि हो क्या रहा है ये। मान के चलो कि अलीराजपुर में 100 लोग निवास करते हैं, जिसमें आपके अनुसूचित जाति के भी है, जनजाति के भी है, सामान्य वर्ग से भी है, ठीक है, सभी जाति के हैं। सो बात करें यहाँ पे कि इस 100 में से 89% जो है, मतलब 89 जो है वो आपके क्या है, यहाँ पर 89% जो लोग हैं वो आपके अलीराजपुर में बस रहे हैं। ठीक है, सो मैं अभी बोलूं यहाँ पर कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 89% जो आबादी है वो किसकी, आपकी अलीराजपुर की है ना। लेकिन जनगणना के अकॉर्डिंग हम बात करें, नंबर ऑफ सर्वाधिक जो बस रहे हैं वो कहाँ बस रहे हैं, धार में बस रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जितनी आबादी है उसमें 89% जो लोग हैं वो आप पे किसके हैं, अलीराजपुर में निवास कर रहे हैं। तो परसेंटेज में यहाँ पर कुल लोगों से निकाला जाता है कंपेयर करके, और यहाँ पर जनगणना के अकॉर्डिंग बात करें, धार में जो है इन टर्म्स ऑफ नंबर वो आपके क्या है, सर्वाधिक निवास कर रहे हैं। क्लियर? कंफ्यूज मत होना कि सर्वाधिक जनजाति के लोग जो हैं वो धार में निवास करते हैं, धार वाली पास पास में, ज्यादा दूर नहीं है। और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज की बात करें तो न्यूनतम जो है वो कहाँ है, आपकी अलीराजपुर में। ठीक है, सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ठोक देना और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर देना। ठीक है, और आज ही जाके सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर उन्नति IAS अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर लो। गारंटी मेरी है कि आपको इतने सारे प्रैक्टिस क्विज मैं प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि स्पेशली जो क्विज मैं बना रहा हूँ वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ही बनाए जा रहे हैं। ठीक है, सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।